जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपकी #जियो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस के लास्ट लेक्चर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जहां पर हम स्टडी करेंगे बच्चों रिलेशंस बिटवीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वांट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि आई फैक्टर के बीच में क्या रिश्ता है और यह रिश्ता क्या कहलाता है, इसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं वो यहीं से इस चैप्टर में आती हैं। तो हम देख लेते हैं। तो देखने से पहले जो है अपनी कॉपी और पेन उठाइए और नोट्स बनाइए बिल्कुल ऐसे कोटा जैसे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज रिलेशंस बिटवीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वांट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि आई फैक्टर। अब इनके बीच में क्या रिश्ता है? तो रिलेशंस का मतलब होता है रिश्ता। तो ये रिश्ता क्या है? जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, उनमें से सबसे पहले हमारे पास क्या था बच्चों? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला था क्या है? P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू क्या है? मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस या फिर कोई सॉल्यूट कंपोनेंट। तो उसके साथ सिंपल आई का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इस फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास ये रिश्ता आ जाएगा इनके बीच में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर दूसरी बात हम बात करते हैं दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या था? एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे थे? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KBM। ये M क्या है? मोलालिटी। KB क्या है? हमारे पास मोलर कांस्टेंट, और ये हमारे पास एलिवेशंस टेम्परेचर। तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे? I का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि तीसरी भी हमारे पास ऐसी है जैसे इसमें है, यानी कि तीसरा हमारे पास डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? डेल्टा TF। तो यहां पर क्या हो जाएगा? KFMI इस तरह से। और ऐसे ही यहां पर अगर चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको पाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे और फॉर्मूला था CST, यानी कि यहां पर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे I। तो रिलेशंस क्या है? कुछ रिलेशंस नहीं ज्यादा है, केवल इतना है कि क्या हमें याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशंस हो जाता है। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वहां पर आई फैक्टर्स यानी कि वांट ऑफ फैक्टर का मल्टीप्लाई हो जाता, और यही रिश्ता निकल के आता हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, है ना। तो इतना हमें ध्यान रखना है क्योंकि यहीं पर ये क्वेश्चंस निकल के आएंगे, यहां से क्वेश्चंस निकल के आते हैं बच्चों। ठीक है। तो यहीं से हम बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, यानी कि डेल्टा टीबी भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, डेल्टा टीएफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, और पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के। इस तरह से हम कह सकते हैं। इस पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उनको हम आगे देख लेंगे। ठीक। यहां पर एक टॉपिक और है हमारे पास बच्चा, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। की रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है और हम उससे क्या समझते हैं? रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, और ऑस्मोसिस का मतलब हमने पढ़ लिया था। ऑस्मोसिस का मतलब होता है बच्चों, ऑस्मोसिस का मतलब हमने क्या बोला था कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशंस टू हायर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशंस, और उसी का अपोजिट हो जाएगा यार। रिवर्स का मतलब है थोड़ा रिवर्स गियर ले लो, बैक ले लो गाड़ी को, यानी कि आगे चल रहे हैं तो रिवर्स गियर लेके पीछे आ जाओ। तो यही चीज है कि जहां पर वहां कंसेंट्रेशन, जहां पर वहां पर मूवमेंट जो हो रहा था सॉल्वेंट पार्टिकल्स का लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन हो रहा था, अब यहां पर वो मूवमेंट पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, और वहां पर एक फैक्टर काम करता है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ज्यादा हो जाता है ना, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को ज्यादा, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि वो पार्टिकल्स को प्रिवेंट कर रहा है। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, जो ऑस्मोसिस को रोक रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर उस प्रेशर को हम बढ़ा दें, उस एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दें, तो सॉल्वेंट के मूवमेंट का पार्टिकल्स क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक। तो ऐसे ही हम यहां पर समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस को हमने बहुत अच्छे से जो है प्रीवियस लेक्चर में समझ रखा है। ठीक। तो अब यहां पर इसको यहां पर देख लेते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा? ऑस्मोसिस का अपोजिट। तो हम इसकी डेफिनेशंस क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ, सिंपल ये लिख सकते हैं रेसिप्रोकल, सिंपल क्या लिख सकते हैं बच्चों? रेसिप्रोकल ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का क्या है? ये रेसिप्रोकल है भाई, उल्टा है यार, ऑस्मोसिस का अपोजिट है। ठीक। अब अपोजिट किस तरह से, उसकी डेफिनेशंस भी लिख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही मूवमेंट करेगा। ये मैंने तुम्हें बताया था। क्यों हम केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मूवमेंट का जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है भाई, बीच में SPM लगी है, जो कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही मूवमेंट करवा रहा है। ठीक है बच्चा। तो हम क्या बोलेंगे? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स
और सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस तरह से कर लेते हैं यहां पर, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम, फ्रॉम कहां से कहां, वहां पर क्या था, लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन ऑस्मोसिस में था, रिवर्स ऑस्मोसिस, और रिवर्स ऑस्मोसिस में उसका अपोजिट यानी कि हायर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशंस टू लोअर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर? फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशंस, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशंस टू लोअर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशंस, लोअर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर? तो इतना हमारे पास हो जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। और मैंने वहां पर ऑस्मोसिस के टाइम पे एक डेफिनेशंस भी बताई थी कि वहां पर ऑस्मोसिस मैंने सॉल्वेंट के टर्म में भी बताया था और सॉल्यूशंस के टर्म में भी बताया था। तो वो ऑस्मोसिस वाला लेक्चर अच्छे से देख लेना, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है वहां पर मैंने कह रखी। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये रिवर्स ऑस्मोसिस, तो चलो ऑस्मोसिस का अपोजिट है, लेकिन ये हो किसकी वजह से रहा है? तो ये हो कब रहा है? जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो जाए, है ना, यानी कि जब प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स अपोजिटली मूवमेंट करने लग जाते हैं। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, स्टार पॉइंट ये कब होता है, ये देखने को कब मिलता है, रिवर्स ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कब देखने को मिलेगा? जब अप्लाइड प्रेशर क्या हो जाएगा, अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या मैं इस अप्लाइड प्रेशर को P मान सकता हूं, ये P है, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा कहां पर, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई, तब जाके रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशंस आती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, पूछा जाता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट, जेई मेंस में, कि रिवर्स ऑस्मोसिस वाली कंडीशंस हमें कब देखने को मिलती है। भाई जब अप्लाइड प्रेशर जो है ज्यादा हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट अपोजिटली हो जाता है, वहीं पर हमारे पास क्या कंडीशंस आ जाती है, रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशंस आ जाती है। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर जेई मेंस, नीट में आ रखे हैं उनको कर लेते हैं। पहले इसको छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों यहां से नीट में पूछा गया था, और नीट में क्वेश्चंस क्या पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेते हैं इस क्वेश्चंस को। क्या पूछा गया था कि यहां पर मान लीजिए हमारे पास KCl है और हमारे पास K2SO4 है, हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 का होल थ्राइस। इस तरह से कुछ वहां पर कंपोनेंट दे रखे थे, कंपाउंड दे रखे थे, और बोल रखा था सबका जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 0.1 यानी कि 0.01 मोलैलिटी। इस तरह से वहां पर कंसंट्रेशन दे रखा है, और बोल रखा है एक्वस मीडियम का है। एक्वस मतलब यहां पर जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट क्या होगा बच्चा, वाटर है ना, यानी कि एक्वस का मतलब होता है सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो वहां पर पूछ रखा है कि इनको इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, किसका जो है सबसे ज्यादा हमारे पास डेल्टा TF होगा, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर किसका सबसे ज्यादा होगा, डेल्टा TF किसका सबसे ज्यादा होगा, तो उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हमें क्या करना है, डेल्टा TF के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे रखना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर सॉल्वेंट वाटर है, तो सॉल्वेंट वाटर है, तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आता है, फॉर्मूला निकल के आता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KFMI, ये निकल के आता है। तो ध्यान दीजिए यहां पर KF यानी कि सब में सॉल्वेंट वाटर है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया अपने आप में। यहां पर मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी सबके लिए सेम दे रखी, मतलब ये भी कांस्टेंट हो गया। तो हम इन दोनों कांस्टेंट को रख सकते हैं और हम बोल सकते हैं डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या है, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, यानी कि जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका I ज्यादा होगा। अब वांट ऑफ फैक्टर मैंने निकालने का तरीका बताया था कि जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं KCl, तो KCl किसमें टूटेगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी कि दो आयंस बनेंगे, तो जितने आयंस बनेंगे वो I फैक्टर हो जाएगा, यानी कि वो वांट ऑफ फैक्टर। तो यहां पर I कितना आया, 2। ऐसे यहां पर K2SO4 अगर हम तोड़ना चाहिए तो K2SO4 किसमें तोड़ेगा बच्चों, देखो 2 K पॉजिटिव में और एक SO4 2 नेगेटिव में। तो यहां पर जो है हमारे पास टोटल जो है I कितना आ जाएगा, 3, यानी कि 3 आयंस में टूटेगा ये, ठीक। 2 तो पोटेशियम के होंगे और 1 सल्फेट का आयन होगा। ऐसे अगर ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, तो ये शुगर है, इसका फर्दर डिसोसिएशन नहीं होता, ये किसी आयंस में नहीं टूटता। तो यहां पर हम I इज इक्वल टू क्या पढ़ रहे थे, 1 होता है, पढ़ा ना प्रीवियस लेक्चर्स में। हाँ, तो अब अगर इसकी बात करते हैं Al2
Al2SO4 का होल थ्राइस। इसका अगर हम देखें तो यहां पर देखो 2 तो एल्यूमिनियम आयन है और 3 SO4 आयन है, तो टोटल कितना आई निकल के आएगा, 5 आई निकल के आ गया। तो अब यहां पर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फैक्टर तो कांस्टेंट है। हम बोलेंगे कि उसी का डेल्टा TF ज्यादा होगा जिसका आई ज्यादा होगा। ठीक, तो हम किस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि अगर ऑर्डर की हम बात करें तो ऑर्डर किस तरह से लगा सकते हैं। सबसे छोटा कौन है, ये, तो सबसे छोटा ये है, तो इसका सबसे कम जो है हमारे पास फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि ये ग्लूकोज है ना, इसका सबसे कम हो जाएगा। उससे ज्यादा कौन सा होगा, ये 2 वाला है ना, ये 2 वाला यानी कि KCl, उससे ज्यादा होगा KCl। और उससे ज्यादा कौन सा होगा, ये 3 वाला यानी कि K2SO4, K2SO4। और सबसे ज्यादा कौन सा होगा बच्चों, ये 5 वाला यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। तो इतना बहुत आसान क्वेश्चंस यहां पर निकल के आता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और दिमाग लगाना है तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बिल्कुल चुटकियों में लड्डू जैसे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आया समझ में, तो इतना हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशंस कंप्लीट हो गया। कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस भी रह गए हैं उसमें, उसको जो है कहीं पर भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखना, मैं वहां पर आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ठीक है बच्चा। तो छापिए।